मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से। टॉपिक है हमारा आज का टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में एग्रीकल्चर के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो। जब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो वहाँ पे हमारा मतलब होगा कि गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में चेंज लाया, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाए, कानून बनाए। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज सेटअप किए एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, और साथ साथ बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, इन सब का फॉर्मेशन किया है। जबकि बात हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की करेंगे तो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर में साइंस को, रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं उनके मॉडर्निटी पे फोकस करना, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, एक एक करके हम सारे चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या फोकस किया गया था, पैकेज इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, साथ ही साथ आपके फ्लड रिवॉल्यूशन या फिर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो सारे तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे कंट्री में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। HYV सीड्स यूज किए गए, इससे वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिला। वहाँ पे ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट सबसे ज़्यादा नोट किया गया। ओके, उसके बाद आप देखते हैं तो 1990 में गवर्नमेंट ना कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है। वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड के कंसोलिडेशन पे फोकस करती है, ज़मींदारी को एबॉलिश करती है, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, कंसोलिडेशन और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड्स। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाए। जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आप देखिएगा तो गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा अगेंस्ट ड्रॉट्स, फ्लड्स, फायर, डिजीजेज ETC। देखिए, खेती जो है आपको पता है कि एक फार्मर जो खेती करते हैं तो वहाँ पे देयर आर सो मेनी रिस्क्स देयर। ओके, जब भी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक आपको पता है कि खेती आपके नेचुरल फिनोमेना से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर स्टेज पे रिस्क है। ठीक है, तो किसानों को उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस किया गया। ठीक है, उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कोऑपरेटिव्स इस्टेब्लिश किए गए, रूरल एरिया में बैंक इस्टेब्लिश किए गए जो जिससे किसानों को फिनेंशियल हेल्प मिल सके और लोअर रेट पे मिल सके, किसानों को लोकल मनी लेंडर्स, महाजन के ट्रैप से बचाया जा सके। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं तो किसानों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया, साथ ही साथ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, किसानों को किसी भी तरीके के रिस्क से बचाने के लिए, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए PAIS स्कीम स्टार्ट किया गया, पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम स्टार्ट किया गया। फिर हम देखते हैं तो किसानों को एजुकेट करने के लिए, किसानों को ट्रेन करने के लिए, किसानों को वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो पे और टीवी पे न्यूज़ स्टार्ट किए गए और भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। सो देयर वर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्टेड और टेलीकास्टेड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होगा, एक गारंटेड प्राइस है, एक फिक्स्ड प्राइस है जो गवर्नमेंट एडवांस में किसी भी फसल के प्रोडक्शन से पहले ही, सोइंग से पहले ही गवर्नमेंट उसके प्राइस को फिक्स करती है कि गवर्नमेंट अगर किसान अपने प्रोडक्शन को मार्केट में नहीं सेल कर पा रहे हैं,
फेयर दाम पे, सही दाम पे, तो गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन को खरीदेगी और उसके लिए गवर्नमेंट एडवांस में ही एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, दैट इज़ नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस और MSP, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। रिम्यूनरेटिव मीन्स वही किसान जो प्रोडक्शन करेंगे उसके बदले में उनको क्या प्राइस मिलेगा, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करेगी, जो प्रोडक्शन लेगी, उसके बदले कौन सा प्राइस देगी, ठीक है ना। तो किसानों के लिए हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का एक इंटेंशन यहाँ पे ये भी था कि किसानों को, देखिए जो किसान है अपने प्रोडक्शन को मार्केट में लाते हैं तो उनके प्रोडक्शन को बेचने के लिए बीच में मिडिलमैन काफ़ी होते हैं, दलाल होते हैं, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन को बिकवाने के लिए कमीशन लेते हैं। तो जब आप इस केस में क्या देखेंगे कि किसानों के लिए क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, उनके प्रोडक्शन से एक हिस्सा क्या जा रहा है, कमीशन में चला जा रहा है, तो इनका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा ना। तो किसानों का प्रॉफिट हो, किसानों को प्रॉफिट ज़्यादा हो, किसानों को इनके मिडिलमैन के जो ट्रैप है, मिडिलमैन के जो चुंगल है, उससे बचाने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसानों के हेल्प के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट किया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का हमारे एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है, हम लोग अब इसको देखते हुए चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हुए चलते हैं ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर की, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखिए ग्लोबलाइजेशन जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड के पर्पज़ से, इकोनॉमिक के पर्पज़ से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, उनके बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। सो आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी among different countries of the world, okay, integration of different countries for mutual trade. When different countries of the world interlink or connect with each other for economic activity, for trade, it is known as globalization, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि देशों के बीच की दूरियां घटती है, डिस्टेंस घटता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ना, आज हम लोग अपने घर में बैठे हुए गुड्स या सर्विस अगर आप देखते हैं तो वो जो गुड्स या सर्विस हम लोग अपने यहाँ यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ गुड्स हम लोग अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जो दो कंट्री के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, वो रिड्यूस होता है। सो ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेज द एक्चुअल और जियोग्राफिकल डिस्टेंस अमॉन्ग नेशंस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट अपने यहाँ के मार्केट को ओपन करती है दूसरे कंट्रीज के फर्म्स के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की, तो इंडिया अपना मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए ओपन करेगा, अमेरिका अपने यहाँ पे इंडियन फर्म्स को अलाउ करेगा ट्रेड के लिए, ठीक है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में देखिएगा कि दुनिया के सारे कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ, जिनके साथ उनका ट्रेड रिलेशन है, उनके लिए अपने लोकल मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को ओपन करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग ऑफ मार्केट फॉर फॉरेन फर्म्स। फर्म्स कहने का मतलब फॉरेन की कंपनीज, ठीक है ना। सो ग्लोबलाइजेशन ओपन्स मार्केट फॉर फॉरेन फर्म्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनाती है जिससे दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर, दूसरे कंट्री के प्रोड्यूसर आपके यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। उसमें क्या हो सकता है, उसमें टैक्स में उनको हेल्प करना, टैक्स कम करना, इजी लाइसेंसिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को रिड्यूस करना, ऐसे सारे तरीके, ऐसी सारी पॉलिसी जिससे दूसरे देश के इन्वेस्टर आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू अट्रैक्ट फॉरेन फर्म्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यही बेसिक 3-4 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया की सारी कंट्री आपस में कनेक्ट हो रही है, उनके बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। मार्केट जो है एक्सपेंड होता जा रहा है, जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको एक बड़ा मार्केट मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, गवर्नमेंट अपने लेवल से अट्रैक्ट करेगी फॉरेन फर्म्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। देखिए ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी है और बुरा भी है।
ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। हम लोग ये देख के चलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर को ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया है, कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का ना हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे जो फार्मर्स हैं उनके सामने कई तरह के चैलेंज क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल यूज किए गए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज किए गए। तो उससे क्या होगा कि लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हुई, लैंड की नेचुरल क्वालिटी डिग्रेड होगी ही। ठीक है ना। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ मार्केट एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोड्यूसर फेसिंग चैलेंजेस। देखिए हम लोगों ने यही देखा है कि ग्लोबलाइजेशन में जब आप मार्केट ओपन करते हैं, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनके सामने भी चैलेंज हो गए। अब जो बाहर की कंपनीज है जो वो कैपिटल जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी इंडिया का मार्केट मिला, वो भी यहाँ आएंगे, तो उसका चैलेंज किसको होगा, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ट्रैक्टर की बात करते हैं, अपने यहाँ पे महिंद्रा ट्रैक्टर है, फॉरेन की ट्रैक्टर है मेसी हो गया, ठीक है ना, फर्ग्यूसन हो गए, तो ये सब बाहर की कंपनीज है, तो उनको चैलेंज होगा। वैसे ही फर्टिलाइजर्स के प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं, वैसे ही केमिकल के प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं। तो लोकल प्रोड्यूसर्स को भी, लोकल प्रोड्यूसर्स जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोड्यूस करते थे, उनको भी प्रॉब्लम होगा। साथ साथ आप देखिएगा तो स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, ठीक है ना। अब देखिए जब ग्लोबलाइजेशन का फेज आता है 1991-92 अपने यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दुनिया के इकोनॉमी से मैच करने के लिए, कम्पीट करने के लिए एग्रीकल्चर पे जो पहले इन्वेस्ट कर रही थी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे करने लगे, अब वो सर्विस इंडस्ट्री पे करने लगे। तो एग्रीकल्चर को पहले जहाँ गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, गवर्नमेंट का मेजर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे था, अब वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हुआ है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, कम हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, ठीक, आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी भी जो लैंड साइज़ है, होल्डिंग्स है, वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन अभी भी जो सफिशिएंट प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन भी नहीं है। तो इन सारे कंडीशन में आपके पास क्या स्टेप्स बचते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हम लोग प्रोड्यूस करते आ रहे हैं उसकी जगह पे हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपके पास रिवेन्यू ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे राइस प्रोड्यूस करते हैं, वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन का मेन पर्पज़ तो सब्सिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अगर उसी की जगह हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स यूज करें, जैसे प्लांटेशन फार्मिंग हो गए, शुगर केन हो गए, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उनसे क्या होगा, हमें ज़्यादा रेवेन्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। सेकंड क्या है कि देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सेसिव यूज ऑफ HYV सीड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब क्या है कि वहाँ पे केमिकल, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, इनकी जगह पे क्या फोकस किया जाना चाहिए। अब जो ये आइडिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसको चेंज किया जाना चाहिए जीन रिवॉल्यूशन में, यानी जो सीड्स हैं उसके जीन्स को मॉडिफाइड किया जाए, उसके जीन को हाइब्रिड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। तो हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे, जीन रिवॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च को गवर्नमेंट के लेवल से बढ़ावा देना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से खेती की जानी चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। ग्लोबलाइज्ड लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी हम अपने एग्रीकल्चर को डिपेंडेंट बना सकें। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 2 टॉपिक डील किया है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सअप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।